सो रिवीजन सीरीज में ये रिवीजन शीट नंबर 22 और पिछले कुछ रिवीजन शीट से हम जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली। और उसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस तीनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको सेंड किए उनके आंसर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके मेरे साथ शेयर किए, जो हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अंडर गाइडेंस जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसमें एक नियर कंप्लीशन जैसा होता जा रहा है। तो तीनों तरह की तैयारी, जैसे टॉपिक की तैयारी, सब्जेक्ट की तैयारी और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो प्रॉब्लम्स के आंसर्स रहते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, जो ऑर्गेनिक के एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, अगर उनके सही आंसर हम एग्ज़ाम में चाहते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट का बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बेस स्ट्रांग होने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करना और उनको फिर रिवाइज करना और उनको रिटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें बड़े अच्छे तरीके से काम आते हैं इंटरकनेक्शंस। उनके बिना तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे कभी कभी आप लोग ही मेरे साथ शेयर करते हो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बढ़िया रिवाइज किया, साथ साथ काम किया, सिंक्रोनाइज तरीके से किया, फिर भी टेस्ट में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो एक्चुअल में नहीं होने चाहिए थे। तो जस्ट इमेजिन, अगर बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन नहीं करें, सब्जेक्ट को एकदम ग्रास रूट लेवल से रिवाइज नहीं करें, तो ज़्यादा भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, है ना। तो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मूविंग एंड वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। और उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत करनी तो बहुत ज़रूरी है। एक बार देख लिए रिएक्शंस, एक बार कर लिए, एक बार थोड़ा लर्न हो गया, तो उसके बाद ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैंने ये कर लिया, मेरा ये हो गया। कभी कभी उसके बाद तो रिटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना बहुत ज़रूरी है। उसी से सब्जेक्ट की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है और उस पॉइंट तक लेके जाती है जहां एग्ज़ाम में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सही आए और एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर आए। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है रिवीजन शीट नंबर 22, इसमें तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और 1-2 टॉपिक रिवाइज भी करेंगे जो शायद पिछली रिवीजन शीट में हमने नहीं किए। 1-2 नए रिएक्शन भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और बाकी प्रॉब्लम्स तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सॉल्व करने में, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस रिवाइज कर लिया। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है ये ब्रोमीन इन CCl4। अब देखें, जैसे ही ये पता लग रहा कि इस तरह से ये ब्रोमीन अटैच है, तो ये साइन क्या बताता है आप जानते हैं। तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आंसर देना है। तो ब्रोमीन इन CCl4 ये डबल बॉन्ड है, नेचुरली डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होगी ब्रोमीन की। और हेलोजन की एडिशन डबल बॉन्ड पे कौन सी होती है, गोज विदाउट सेइंग की एंटी एडिशन होती है। अब ये फायदा होता है अच्छे तरीके से रिवीजन करने का। तो A+B 2 आंसर आएंगे, तो आपको ये बताने। अब ये भी एक एस्पेक्ट, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ब्यूटा 1,3 डाइईन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसमें हेलोजन की एडिशन सिर्फ 1 मोल हेलोजन लिया, तो वो कैसे होगी। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लेकिन उसी से बढ़िया वाली तैयारी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखें, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्लोरीन इन CCl4। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसमें आप मैकेनिज्म के साथ जाएं। पहले देखें कौन अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, फिर उसमें कार्बोकैटायन बनेगा। फिर जब कार्बोकैटायन बनेगा तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर्स रहते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके
मैंने कल काफ़ी हिंट मैंने आपको दे दिया, अब आपका इसका आंसर बड़े सही तरीके से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये तो थोड़ा इजी लग रहा है मुझे, तो ये स्ट्रक्चर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा। 2 मोल HCl के साथ है रिएक्शन और यहाँ पे 2 कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप HCl की एडिशन करें तो करके देखें आंसर, डू यू गेट द सूटेबल आंसर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में एक और पार्ट है। यहाँ पे तो एक ही डबल बॉन्ड है और HCl के साथ A+B 2 क्यों पूछे गए हैं, देखना why A+B हैज़ बीन रिटन, कि इसमें 2 आंसर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो कौन कौन से बनेंगे। कभी कभी सिंपल रहता है लेकिन वो ट्रिकी लगता है, कभी कभी ट्रिकी लगता है और वो नहीं कभी कभी सिंपल रहता है और ट्रिकी लगता है, कभी कभी ट्रिकी रहता है लेकिन सिंपल लगता है। तो दोनों में से देखना कौन सी बात इस क्वेश्चन में हाईलाइटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है और साथ में रिंग है, तो HBr की एडिशन है। जब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, तो आप देखें उसमें रिंग एक्सपेंशन वगैरह की पॉसिबिलिटी है, अगर है तो उसके अलोंग चलें एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। अरेंज इन द क्वेश्चन नंबर 6 में अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl। अब HCl हेलोजन एसिड, इसकी एडिशन जो एल्कीन्स में है, इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इनमें पहला स्टेप स्लो स्टेप रहता है, जब H पॉजिटिव अटैक करता है तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब वो जो कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंगली फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात होती है, आपको याद है वो पुरानी बात, सिंस कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन देयर आर 2 फीचर्स, नंबर 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, नंबर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी डिसाइडेड, दैट एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन which leads to the formation of more stable carbocation। अब इन तीनों में से जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें अब पहले वाले में तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ आएगा, अब सेकंड पार्ट में तो कार्बोकैटायन जहां बनेगा वो तीनों में सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसमें कोई हेटेरोएटम नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो उस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। देखो कितना ज्यादा हिंट मैंने दे दिया। देन उनके स्टेबलाइज करने के बाद क्या होगा, दैट विल बी कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो उससे आपका इसका आंसर भी आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो क्लासिकली लग रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बेसिकली ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स की बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मार्कोनिकोव होता है या एंटी मार्कोनिकोव होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा। अगर इसका आंसर आएगा, देखो यहाँ वाटर के साथ है, यहाँ एल्कोहल के साथ है, तो ईथर टॉपिक भी आप कर चुके हैं, आपको पता है वाटर के साथ करेंगे तो एल्कोहल बनेगा और एल्कोहल के साथ करेंगे तो ईथर बनेगा। बाकी सही तरीके से ग्रुप कहाँ पे लगाना है उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। अब ये रिएक्शन अभी रिवाइज होने को आ गया, ये एल्कीन है और ये एल्केन है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनेगा आपको ये बताना है, एंड यू हैव टू से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा उसकी एक सिग्निफिकेंस क्या रहती है। तो अगर आपको मुश्किल हो तो टेक्स्ट बुक या शायद रेफरेंस बुक में ये रिएक्शन और साथ में जो प्रोडक्ट है उसकी सिग्निफिकेंस आपको मिल जाएगा पैराग्राफ, तो वहाँ से रेफर करके ये भी रिवाइज कर लेना। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन है, लेकिन एल्कीन ही है, साथ में एल्केन नहीं है। तो आंसर में लिखा है कि डाइमर मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करने
और सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से डाइमर बनाना है। और मेजर और माइनर शायद दो पॉसिबिलिटी रहेंगी एडिशन होने की, तो उसको देखना भी है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 जाना माना रिएक्शन है, ये डाइन है, कॉन्जुगेटेड ब्यूटा 1,3 डाइन, और ये इसको डाइनोफाइल कहते हैं क्योंकि ये डाइन पे अटैक करेगा ऐसा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, और ये साथ में विड्राइंग ग्रुप लगा। तो आपको इसका प्रोडक्ट कंप्लीट करना है एंड यू हैव टू नेम द रिएक्शन। रिएक्शन का नाम कुछ याद आए? डाइन और डाइनोफाइल मिलके क्या बनाएंगे? सोचे, बहुत बढ़िया रिएक्शन है और उसको भी रिवाइज कर लें। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 10 आपने कर लिया, वो रिएक्शन रिवाइज कर लिया, तो फिर उसके फर्दर केसेस वहीं पे जहाँ से आपने रिवाइज किया वहीं से डिफरेंट एग्जांपल्स भी शायद आपने कर ली होंगी। तो ये भी डाइन है, ये डाइनोफाइल है, और ये जो डाइनोफाइल है इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी कमी है। इसके स्ट्रक्चर में क्या कमी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। हाँ जी, अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये डाइन का रिएक्शन मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है। ये दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं। कौन से आइसोमर होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। जो मैलिक एसिड है वो सिस होता है और जो फ्यूमेरिक एसिड है वो ट्रांस होता है। तो उन दोनों के साथ ब्यूटा 1,3 डाइन का अलग अलग रिएक्शन, और फिर उसके बाद आपको देखना है कि क्या प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं या सेम बनते हैं। डेफिनेटली रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वो देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, कि वो तो करना ही पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तभी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है वो हो पाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें ये डाइनोफाइल है, ये डाइन है, और डाइन के दो मॉलिक्यूल है। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हैं भी, तो एक बार इस बॉन्ड से रिएक्शन होगा, एक बार इस बॉन्ड से रिएक्शन होगा, एक बड़ा सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। जैसे ये पहला वाला पार्ट आप करेंगे तो उसी से इंस्पायर्ड ये वाला पार्ट, इसमें दो बार रिएक्शन है। ठीक है, और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब इसके बारे में मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, नो डाउट ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है, लेकिन क्या प्रोडक्ट बनेगा या चलो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। और स्पेसिफिकली इसको आप बुक की हेल्प से चेक भी जरूर करें इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये व्हाट इज सिमंस स्मिथ रिएक्शन। अब ये तो अगर आपने पहले रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको काम मिलेगा। ये एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट में जाके जब एल्कीन्स का रिएक्शन कार्बीन के साथ रहता है तो वहाँ उस रिएक्शन में भी लास्ट में लिखा रहता है सिमंस स्मिथ रिएक्शन, ये एक एग्जांपल। तो अगर तो आपको आता है और पहले से रिवाइज कर लिया फिर तो ठीक है, नहीं तो रेफरेंस बुक से आपको आसानी से मिलेगा, और फिर ये भी आपको टॉपिक रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें, C5H8। पहले तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला हो तो उसको एनालाइज करना चाहिए। C5H8 है, 5 कार्बन है और 5 × 2 10 होता है, तो उसमें से भी 2 हाइड्रोजन कम है। मीन्स ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करेगा? एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने, वो तो ट्रिपल बॉन्ड वाले आप ड्रॉ करें, फिर रिंग वाले स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने। अब जो रिंग वाले स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने उसमें तो एक डबल बॉन्ड भी साथ में आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला साइक्लो एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों मिला के ओपन चेन और रिंग आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जो C5H8 इस फॉर्मूले को कॉरेस्पॉन्ड करें। तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन है, बट मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा आपको इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये है अल्काइन और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी है। देखो हिंट दे दिया मैंने पहले, और बेस भी है, और ये एल्डिहाइड है। एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, बेस है, एल्डिहाइड है, बेस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को, चलो काफ़ी बता दिया, हो जाना चाहिए इसके बाद।
Question number 15. An organic compound A upon reductive ozonolysis gives only ये, तो आपको A आइडेंटिफाई करना है। ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिवर्स क्वेश्चन है और ये 8 मेंबर्ड रिंग है। तो देखें क्या बनेगा यहाँ पे। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से ये बनता है। अब इसमें 1 2 3 4 जगह डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हो तो इसका मतलब जो ए होगा उसमें 2 जगह डबल बॉन्ड आना चाहिए या नहीं। सोचो इस बारे में। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी आपको सजेशन है वो ये है कि जैसे ही आप इसके रिवर्स क्वेश्चन का वो सॉल्व कर लेंगे स्ट्रक्चर ए का, तो फिर ए का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करके जरूर चेक करें कि क्या यही प्रोडक्ट बनता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो अब इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखो, रिवीजन शीट नंबर 22 इसको रिवाइज करो और देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपने साथ में कर लिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपने अभी छोड़े हैं रेफरेंस बुक वगैरह की हेल्प से या टेक्स्ट बुक की हेल्प से करने के लिए, उनको भी कंप्लीट करो। और फिर पहले की तरह ही बड़े एंथुजियाज्म के साथ और एक बड़े हार्ड वर्किंग अप्रोच के साथ इनके आंसर्स मुझे सबमिट करो, जो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपकी तारीफ करता रहता हूँ ना। और जो मैंने आपसे आज छोटी सी बात शेयर की उसके बारे में जरूर सोचना कि इवन इफ सिंक्रोनाइज तरीके से कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सारी रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जैसे कहा गया उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, फिर भी टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो उनको भी सही करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, है ना। इंटरकनेक्शंस हैव टू बी स्ट्रांगर। टेस्ट के टाइम पे रेस्टलेसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मन एकदम शांत होना चाहिए। और जब हम रिवीजन कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, उस समय हम थोड़ा सा और पर्टिकुलर हो सकते हैं। लेट द इंटरकनेक्शंस डेवलप इन ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, उससे और ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से स्ट्रांग करती हैं, टॉपिक को स्ट्रांग करती हैं और अपनी तैयारी पहले से भी बेहतर हमेशा होती जाती है। बस जी।